हे तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैंडलस्टिक्स एक्चुअली में होते क्या हैं और किस तरीके से वो प्राइस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज उसको एक लेवल ऊपर लेके जाते हुए आज हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। अब क्योंकि जो कैंडलस्टिक्स होते हैं वो प्राइस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो हम इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि क्योंकि प्राइस का कोई मूव करने का पर्टिकुलर वे नहीं होता, इसलिए जो कैंडल्स होते हैं वो एन नंबर ऑफ तरीके से हमें दिख सकते हैं। ऑल्सो जो कैंडल होते हैं वो कभी कभी सिंगल कैंडल यूज़ में आते हैं, कभी डबल कभी ट्रिपल। मतलब जो कैंडल के तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, अपर विक, बॉडी एंड लोअर विक। इसमें एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे कोई कैंडल में एक बहुत बड़ी अपर विक हो, बॉडी नीचे की तरफ हो और लोअर विक या तो नहीं हो या फिर बहुत छोटी सी हो, या फिर लोअर विक बड़ी हो, बॉडी अपर साइड में हो एंड अपर विक या तो नहीं हो या फिर बहुत छोटी सी हो, या फिर से विक्स हो ही ना, एक सिंपल स्ट्रेट सॉलिड बॉडी हो कैंडल की, या फिर विक्स बहुत बड़ी हो और बॉडी नेग्लिजिबल साइज की हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर डबल में हो, लाइक दो कैंडल का कॉम्बिनेशन हो, जैसे फर्स्ट जो कैंडल होगी वो से बड़ी होगी एंड सेकंड कैंडल छोटी होगी, या फिर पहली कैंडल बड़ी होगी, आई मीन छोटी होगी और सेकंड कैंडल बड़ी होगी। या फिर तीन का भी हो सकता है जहाँ पे फर्स्ट जो कैंडल है वो बड़ी हो, सेकंड छोटी सी हो और तीसरी कैंडल अगेन बड़ी सी हो। तो अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ऑल्दो जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में हम सारे पैटर्न्स और सारे कॉम्बिनेशंस यूज़ नहीं करते, हम सिलेक्टेड वालों को ही यूज़ करते हैं जो हमें मैक्सिमम टाइम्स ग्राफ में दिखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो कम रेलेवेंट है या कम इम्पॉर्टेंट है। इट्स जस्ट डैट कि ये वाले, नॉट ये वाले जो हमें स्क्रीन में दिख रहे हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम जो जो पैटर्न्स कवर करेंगे वो सिलेक्टेड पैटर्न्स जो हैं वो हमें मल्टीपल टाइम्स चार्ट में दिखते हैं और उनकी रेलेवेंसी हम हमारे चार्ट्स में ज़्यादा अच्छी होती है और एक ज़्यादा अच्छा ट्रेड लेने में हमको हेल्प करती है। टू स्टार्ट विद आवर डिस्कशंस, आज हम देखेंगे सिंगल कैंडल्स, मतलब एक ही सिंगल कैंडल का बारे में, और उसने भी स्पेसिफिकली आज हम डील करेंगे डोजीज में। अब डोजी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? डोजी का बेसिक मतलब होता है जापानीज में द सेम थिंग। सेम थिंग मतलब क्या? सेम थिंग विद विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। मतलब ये कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि प्राइस सपोज ओपन होता है 100 पे, अपना हाई बनाता है, सॉरी, अपना हाई बनाता है 150 का, लो बनाता है सपोज 70 का, और जब क्लोजिंग पे आता है तो 100 या फिर एग्जैक्ट 100 पे या फिर 100 के आसपास ही बंद होता है। फॉर एग्जांपल या तो 101 पे या फिर 99 पे बंद होता है। अगर इसको हम एक प्राइस लाइन की तरह अगर हम देखें तो हम इसमें बोल सकते हैं कि प्राइस 100 से 150 की तरफ मूव किया, 150 से 70 की तरफ मूव किया एंड 70 से अगेन 100 के आसपास मूव एंड यहीं पे प्राइस ने क्लोजिंग करी। क्योंकि कैंडल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के होते हैं, तो उस टाइम फ्रेम में प्राइस 100 से 150 गया, 150 से 70 गया, 70 से अगेन 100 के आसपास में आके बंद हुआ। अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये इसका हाई हो गया, ये इसका ओपन हो गया, ये इसका लो हो गया। अब क्योंकि जो क्लोजिंग है वो ओपन के आसपास ही होगी, तो सपोज यहीं कहीं पे इसका क्लोज भी हो गया। अब हम इन सबको अगर ज्वाइन करें तो हम इसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो कैंडल की बॉडी होगी वो बहुत नेग्लिजिबल साइज़ की होगी और अपर विक्स एंड लोअर विक काफ़ी बड़ी होगी। तो अब इसको हम इंटरप्रेट किस तरीके से, इसको हम इस तरह इंटरप्रेट करेंगे कि प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से बायर्स ने इसको अपने हाई के तरफ पुश किया, हाई पे जाने के बाद सेलर्स की एंट्री हुई जिन्होंने इसको प्राइस को अपने एक बिल्कुल लो की तरफ पुश किया एंड कैंडल ख़त्म होने के पहले या कैंडल का टाइम फ्रेम ख़त्म होने के जस्ट पहले पहले में बायर्स ने अगेन अपनी एंट्री की और प्राइस को दोबारा ओपन के पास लाके क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा। तो इसमें हम एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हैं
कि बायर्स और सेलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन ज़्यादा पावर में है, विच मीन्स कि कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी, मतलब या तो बायर या तो सेलर, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी कंप्लीट पावर में नहीं है, वो कंप्लीट इस पोजीशन में नहीं है कि प्राइस को कोई एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर पाए। तो अगर हम इसको एक ग्राफ की तरह ग्राफ से थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इस लेवल पे जहां हमें एक परफेक्ट डोजी मिल रहा है, हम एक चीज़ बहुत इजीली देख सकते हैं कि सेलर्स ने प्राइस को ऊपर से नीचे की तरफ पुश किया। इस डोजी पे या इस कैंडल पे सेलर्स ने आगे नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश तो की, लेकिन यहाँ से बायर ने इनको रिजेक्ट किया या बायर्स ने ऊपर की तरफ प्राइस को पुश किया, और जहाँ पे ओपन हुआ था उसके थोड़ा और ऊपर तक लेके गए, और सेलर्स लेकिन उनको दोबारा ओपनिंग के पास लाए और यहाँ पे क्लोज करने में सक्सेसफुल हो गए। अब इसका क्लियर मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो ओवरटेक हो गए बाय बायर्स, विच मीन्स कि सेलर टॉप से लेके यहाँ तक जो पावर में थे, यहाँ पे उन्होंने अपनी पावर लूज कर दी एंड बायर्स ने अपनी यहाँ पे प्रेजेंस दिखा दी। ऑल्दो एक चीज़ हमें हमेशा नोट करनी होगी, ये सिर्फ डोजी के लिए नहीं है या फिर ये सिर्फ इस पर्टिकुलर कैंडल के लिए नहीं है, ये ओवरऑल हर कैंडल के लिए है कि हम कोई भी कैंडल स्टिक या फिर कोई भी कैंडल स्टिक का पैटर्न स्टैंड अलोन बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे। विच मीन्स अगर हमें कोई भी पैटर्न दिखता है उस पे सिर्फ उस बेसिस पे हम डिसाइड नहीं करेंगे टू ट्रेड, ऑल्दो वो पैटर्न हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, हमें और बाकी बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए जो हम अपकमिंग वीडियोस में आराम से पूरा समझेंगे। पर एक चीज़ बहुत क्लियरली हमें रखनी है, जस्ट बेस्ड ऑन अ वन कैंडल या फिर वन कैंडल स्टिक पैटर्न वी विल नॉट ट्रेड, क्योंकि इसमें होता ये है स्पेशली विद डोजीज, मतलब लाइक होता सब में है बट स्पेसिफिकली विद डोजीज, यहाँ पे जैसे इंडिशन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ बायर्स भी पावर दिखा रहे हैं अपना, और जो सेलर अभी तक पावर में थे उनको कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर चुके हैं। और अगले कैंडल में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी बायर्स ने ऊपर पुश करने की कोशिश तो की, लेकिन सेलर ने उनको यहाँ भी रिजेक्ट करा क्योंकि एक बहुत बड़ी अपर विक हमें दिख रही है। ऑल्दो हम आगे और डेप्थ में जाएंगे, पर अगर हम अभी भी देखें तो एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इस कैंडल के आने के बाद सेलर्स अपनी पावर लूज कर चुके हैं, और जो पूरा मार्केट है वो एक फ्लैट प्राइस में आ गया है, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस जोन के अंदर ही घूम रहा है, ना यहाँ से ऊपर जा रहा है ना यहाँ से नीचे आ रहा है। अगेन एक चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें कोई भी कैंडल को स्टैंड अलोन बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है। नाउ मूविंग ऑन कि डोजी के टाइप्स क्या होते हैं। तो अगेन जो डोजी है वो दो टाइप के हो सकता है, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसको हम लोग और डेप्थ में समझते हैं। जब हम बात करते हैं अबाउट ग्रेवस्टोन डोजी, तो ग्रेवस्टोन डोजी जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अब इसको अगर हम रीड करें तो इसको हम रीड इस तरीके से कर सकते हैं कि जहाँ पे ओपन हुआ बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ पुश किया, एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद सेलर्स ने कंप्लीट उनके मूव को उनको रिजेक्ट करा और दोबारा ओपनिंग के पास ही लाके क्लोजिंग दे दी। अब इसमें हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ऑल्दो ये भी एक इंडिशन कैंडल दिखाता है, लेकिन हम इसमें एक और चीज़ आगे देख सकते हैं कि बायर के पूरे मूव को सेलर्स ने कैंसिल आउट किया, विच मीन्स कि सेलर कहीं ना कहीं अपनी पावर रीगेन कर रहे हैं। तो इसको हम एक और चार्ट के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें मल्टीपल डोजीज दिखेंगे। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा ग्रेवस्टोन डोजी, या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी कैंडल, ये क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर कैंडल पे अप्लाई होगा, हर सिचुएशन में अप्लाई होगा। ऑल्दो इसके बारे में, इस अपकमिंग कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बहुत डेप्थ में जाके कवर करूँगा, पर जस्ट फॉर नाउ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैंडल्स जो होते हैं
वो हमें ग्राफ में कहीं पर भी दिख सकते हैं। तो हम जब डिसाइड करें कि इसकी रेलेवेंसी या फिर इसकी इफेक्टिवनेस कहाँ पे होगी, वो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू जोन्स। अब वो जोन कौन से होते हैं? पहला होता है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब होता है वो प्राइस का जोन जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं टू सेल। अब क्योंकि सेलर्स हैं, सेलर्स का माइंडसेट होता है कि हम जितने हायर प्राइस पे अपनी अनलोडिंग करेंगे उतना हमें बेनिफिट है। तो वो प्राइस जो सेलर्स को एक्सेप्टेड है एज अ अनलोडिंग प्राइस, उसे हम बोलते हैं सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस। अगेन रेजिस्टेंस के बारे में एंड सपोर्ट के बारे में मैं अपकमिंग इसमें बहुत डेप्थ में जाऊंगा, बट जस्ट फॉर नाउ क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे सप्लाई जोन मार्क करते हैं। अब सप्लाई जोन यहाँ पे मार्क क्यों क्यों किया है उसका मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले भी जो प्राइस है यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, विच मीन्स यहाँ पे सेलर्स पहले भी प्राइस को नीचे पुश डाउन कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसको एज अ सप्लाई जोन लिया है। अगेन इसके बारे में डेप्थ में हम आगे देखेंगे। तो इसमें हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक अप मूव में था, विच मीन्स कि यहाँ से इनफैक्ट प्राइस ऊपर की तरफ पुश हो रहा था। यहाँ पे सेलर्स ने फर्स्ट टाइम एंट्री करने की कोशिश करी, विच मीन्स कि प्राइस जब यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया, यहाँ उसने सबसे पहले एक परफेक्ट डोजी दिया, विच मीन्स कि यहाँ पे एक इंडिसिजन क्रिएट हो गया कि बायर्स की जो पावर थी वो लूज हो चुकी है एंड सेलर प्राइस को नीचे पुश कर सकते हैं। अब कर सकते हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन है, क्योंकि बायर्स ने और सेलर्स ने इक्विलिब्रियम पे लाके प्राइस को क्लोज किया है। कोई भी एक पार्टी पावर में नहीं थी, इसलिए तो जब तक हमें एक सॉलिड रीज़न नहीं मिलता टू अश्योर आर सेल्व्स कि हाँ अब इस डायरेक्शन में प्राइस जाने वाला है, वी विल नॉट ट्रेड और वी विल नॉट इवन थिंक ऑफ अ ट्रेड। तो अगर हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये ग्रेवस्टोन डोजी आया, तो अगर हम इसको एज अ कॉन्सेप्ट देखें, लाइक फॉर इंस्टेंस हमें कभी भी ये चीज़ याद नहीं करनी चाहिए कि ये पैटर्न है तो ये होगा, ये पैटर्न है तो ये होगा, नहीं। हमें ये देखना है कि वो पैटर्न का रेलेवेंस क्या है। अब यहाँ पे या वो पर्टिकुलर पैटर्न हमें क्या चीज़ बता रहा है। तो हमें ये जो तीन कैंडल्स हैं, ये तो परफेक्ट डोजी है एंड ये हमारा ग्रेवस्टोन डोजी है। अब ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे हमें बहुत परफेक्टली एक चीज़ बता रहा है कि बायर्स जो यहाँ से पूरे पावर में थे, उन्होंने प्राइस को अगेन ऊपर पुश करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने कंप्लीटली प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, विच मीन्स कि सेलर्स ने कंप्लीट बायर्स को मार्केट से रूल आउट किया और जहाँ पे ओपन हुआ था लगभग वहीं पे लाके मार्केट कैंडल को क्लोज किया, विच मीन्स कि यहाँ पे बायर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर चुके हैं और चांसेस हैं कि आने वाले इसमें प्राइस नीचे जाएगा, जो कि एग्जैक्ट हुआ कि आने वाले इसमें प्राइस नीचे गया। ऑल्दो यहाँ पे बायर्स ने अगेन अपनी पावर रीगेन करी एंड ऊपर की तरफ गए। अगेन इसी प्राइस जोन पे सेलर्स ने दोबारा अपनी एंट्री करी, विच मीन्स कि बायर्स ने जो ऊपर की तरफ प्राइस को मूव किया था, सेलर्स ने अगेन उसको रिजेक्ट करा और यहाँ से प्राइस पूरा गिरते हुए नीचे की तरफ आ गया। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और एनालाइज करें तो हम एक चीज़ इसमें ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस आने के बाद, यहाँ पे जब प्राइस नीचे गिर गया, यहाँ पे प्राइस गिरने के बाद इसने कोई भी एक सॉलिड मूव नहीं दिया है। ऑल्दो यहाँ पर भी एक ग्रेवस्टोन डोजी बना है, विच आइडली अगर हम ऐसा बोलें कि ग्रेवस्टोन से सपोज सेलर्स की एंट्री होती है तो यहाँ से प्राइस नीचे जाता है एंड वो सब, अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि ऑल्दो यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना, यहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन कोई प्रॉपर ट्रेंड यहाँ पे चालू नहीं हुआ। अगेन यहाँ पर भी एक प्रॉपर ग्रेवस्टोन डोजी बना, लेकिन यहाँ पर तो प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ चला गया। तो इससे हम एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अपनी एफिशिएंसी या फिर अपनी रेलेवेंस तभी होल्ड करता है जब वो प्रॉपर जोन्स पे हों। जोन्स एज इन सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन, जो हम अपकमिंग वीडियो में आराम से समझेंगे। नाउ मूविंग ऑन, ग्रेवस्टोन के बाद हम चलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी पे।
अब ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है उसका स्ट्रक्चर होता है एज द नेम सजेस्ट एक ड्रैगन फ्लाई की तरह, लाइक इस तरह। तो इसमें जो प्राइस होता है वो जहाँ से ओपन होता है सेलर्स उसको नीचे की तरफ पुश करते हैं, एक लो क्रिएट होता है और उस लो से बायर्स अपनी एंट्री करके प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि कैंडल क्लोज होते होते बायर्स ने सेलर्स की पूरी स्ट्रेंथ को ओवर पावर कर दिया और प्राइस को पूरा कैंसिल आउट करके ओपन के पास ही लाके बंद किया, विच मीन्स कि यहाँ पे बायर्स अपनी पावर रीगेन कर रहे हैं। पर अगेन इसको हम लोग एक चार्ट से देखेंगे। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी जोन्स मार्क कर लेते हैं। तो जैसा हमने पिछले कैंडल में किया था, पिछले एग्जाम्पल में किया था सप्लाई जोन, और यहाँ पे हम एक और जोन मार्क कर रहे हैं, वो है डिमांड जोन। अब डिमांड जोन क्या होता है? अब जैसे सप्लाई जोन होता है जहाँ पे सेलर्स अपना अनलोडिंग करते हैं क्योंकि वो प्राइस उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी हाई लगता है टू सेल। वैसे ही डिमांड जोन होता है जहाँ पे बायर्स जो इस माइंडसेट में है कि हमको कम से कम प्राइस पे मिले, तो डिमांड जोन पे बायर्स अग्री होते हैं इस प्राइस पे बाय करने के लिए और इवेंचुअली जस्ट कॉमन डिमांड सप्लाई फैक्टर से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना चालू करता है। अगेन जो हमारा बेसिक है कि कैंडल जब एक जोन में आएगा तभी उसकी एफिशिएंसी या फिर रेलेवेंस रहेगी। उसी को आगे पढ़ते हुए हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स कंप्लीटली पावर में थे। डिमांड जोन पे आते से जब यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी बना, विच मीन्स कि जो सेलर ऊपर से नीचे पुश कर रहे थे, इस पॉइंट पे डिमांड जोन पे बायर्स ने एंट्री करी और उनने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। अब क्योंकि डिमांड जोन बायर्स का ही प्राइस जोन है जहाँ पे बायर्स बाय करने के लिए कंफर्टेबल फील करते हैं या बाय करना सही समझते हैं, वहाँ पे अगर बायर्स एंट्री कर रहे हैं मार्केट में और सेलर्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि यहाँ से एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अगेन एक सिंगल कैंडल पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, हमें ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स भी कंसिडर करने चाहिए, पर हम यहाँ पे एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव होगा। एंड एक्चुअली वही हुआ कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ इवेंचुअली मूव करके गया। अब जैसे हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी देखा, तो हम इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पर भी है। अब क्योंकि ड्रैगन जैसा हमारा पहले था कि ड्रैगन फ्लाई डोजीज जो हैं या लोअर विक्स जहाँ पे बहुत बड़ी आती हैं, जो वो रेलेवेंट तभी होता है जब वो जोन में रहे। अब ये वाला जो कैंडल है ये कोई पर्टिकुलर जोन में नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना कोई सप्लाई जोन है ना कोई डिमांड जोन है, तो यहाँ से प्राइस का इतना अपवर्ड मूव होने के चांसेस थोड़े से कम थे। तो इसमें एक चीज़ हम बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब तक हमें एक कैंडल एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं आती है तब तक हम उसका इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते कि यहाँ से प्राइस किस तरफ मूव होगा। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझी होगी। थैंक यू।